अस्सलाम वालेकुम क्लास, प्लीज़ वेट कीजिएगा पार्टिसिपेंट्स की ज्वाइन होने तक। क्लास आज हम चैप्टर 13 जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसी का ही रिमेनिंग पोर्शन कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे हमारे पास और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये है प्रीडेटरी प्राइसिंग टू लेसन कंपटीशन। जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आप जो ज्वाइन कर चुके हैं, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। मैं वेट कर रहा हूँ आपके बाकी क्लास फेलोज भी हमें ज्वाइन कर लें और फिर हम क्लास कंटिन्यू करें। जी क्लास, मेरे ख्याल से अभी बाकी स्टूडेंट्स से ज्वाइन करते रहेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 13 की कंटिन्यूशन है। लास्ट क्लास में हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी और अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 498 और इसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। तो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, जब हम इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू, इकोनॉमिक्स टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो हम किस तरह की बिजनेस स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत एडवांस लेवल्स की भी हुआ करती हैं, लेकिन आपके लेवल पर, एक ग्रेजुएशन लेवल पर जो स्ट्रेटजीज यहाँ पर हमारे बुक में मौजूद है, हम सिर्फ उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था किस तरह से हमारे पास कुछ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं और उनमें हमने, जी मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को एडमिट भी करते चला जा रहा हूँ। आप जो भी इस ग्रुप में मौजूद हैं, आप कोई जानते हो मोहम्मद इकबाल को, तो उनको बता दें कि वो सही नाम से अपीयर नहीं हो रहे, इसलिए उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। कंप्लीट नेम लिखेंगे तो एडमिट हो जाएंगे। ओके क्लास, तो हम बात कर रहे थे, एक सेकंड ज़रूर जाइएगा। ओके क्लास, तो हम बात कर रहे हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग टू लेसन कंपटीशन। कंपटीशन हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक फर्म यूजुअली हम डिस्कस करते हैं जो कि एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है और वो ही मार्केट में मौजूद है। और जब वो मार्केट में मौजूद है तो हम देखते हैं कि उसके कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली कोई और भी फर्म्स आने की कोशिश करती हैं मार्केट में उसका प्रॉफिट देखकर। जब वो आने की कोशिश करती हैं तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर एक फर्म आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे ड्यूओपली। तो इसी तरह से फिर हमारे पास और भी फर्म्स आना शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए एग्जिस्टिंग फर्म्स जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में होती हैं, तो वो किसी और फर्म को आने से किस तरह से रोक सकती हैं, किस तरह से रोकती हैं यूजुअली, कुछ यहाँ पर उन्हीं उन्हीं तरह के डिस्कशंस को हम इन्वॉल्व करेंगे।
ओके, और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्लास यहाँ पे लिखी हुई है वो है प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर अ फर्म टेम्परेली prices below its marginal cost to drive competitors out of the market। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो मोनोपोली जिस कंपनी की है, जो कंपनी जो फर्म मार्केट में इस वक्त सिर्फ अकेली ही मौजूद है, वो किस तरह से अपनी प्राइसेस को टेम्परेली अपनी मार्जिनल कॉस्ट से भी कम कर देती है ताकि कंपैटिटर मार्केट में एंटर ना हो सके। तो ये हमारे पास आज का यहाँ का टॉपिक है। वैसे तो डिफरेंट टॉपिक्स हमारे पास है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसमें ये बात इन्वॉल्व हो रही है। आज की क्लास आप जो भी पार्टिसिपेंट्स पर ज्वाइन हो चुके हैं, आपने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है, सिर्फ अब्दुल समाद समद हफीज़ ने मार्क की है, बाकी सभी मार्क कर दीजिए। आप मार्क नहीं करेंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क की जाएगी? प्लीज़ फ़ौरन ही आने के बाद अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया कीजिए। ओके क्लास, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स के एडमिट होने के प्रोसेस को देख रहा था, उनको एडमिट कर रहा था। ओके, तो क्लास हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यही डिस्कशन की जाएगी इस टॉपिक में कि किस तरह से हम प्राइसेस को कम कर सकते हैं और किस तरह से एक मोनोपोलिस्टिक फर्म अपनी प्राइसेस को इतना कम कर देती है कि वो न्यू एंट्रेंट को आने से रोकती है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपको पता है यहाँ पर हाईलाइट कर दिए जाते हैं। और आपकी क्लास जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो आपको आज लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल था कि शायद वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रोवाइड कर दिए जाते होंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो प्रोवाइड कर दिए कि नहीं कर दिए, लेकिन मैंने भी आपको जैसे प्रोवाइड कर दिया करता तो मैंने कर दिए हैं। और आपको इस दफ़ा मैंने लेक्चर्स व्हाट्सएप के थ्रू सेंड नहीं किए, वो आप खुद ही इन लिंक्स के थ्रू गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेमेस्टर का। और आपकी नेक्स्ट वीक सैटरडे 21st शायद हमारी एक क्लास और भी होगी मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जून 21st से। तो आपकी क्लासेस में एक क्लास शायद और होगी हमारी 19th को। ठीक है, तो अगर होगी तो हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह, जो भी उसमें काम करना होगा। और फिर आपको मैं कुछ आपकी असाइनमेंट्स भी एक दो आपको दे दूंगा ताकि आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, आसान सी होंगी, आप उनको सबमिट कर दीजिएगा। ओके।
क्लास तो हम पढ़ते हैं सिंस प्रीडेटरी प्राइसिंग हर्ट्स नॉट ओनली द प्रे बट आल्सो द प्रीडेटर। तो हमारे पास यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइस, प्रीडेटर कौन है? जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो हमारे पास पहले मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। इस डिस्कशन में, आज के लेक्चर में आप डिफरेंट वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं है, 2-3 वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए। मतलब जो हम कहते हैं कि जो एक फर्म मार्केट में मौजूद है वो अपने कंपटीटर्स को कैसे रोकेगी। तो कंपटीटर्स को कभी हम कंपटीटर भी कहेंगे, कभी हम उनको एंट्रेंट्स भी कहेंगे, न्यू एंट्रेंट्स, नए आने वाले। ठीक है, तो इस तरह से हम 2-3 वर्ड्स इंग्लिश के यहाँ पे यूज़ करते रहेंगे। तो आप अगर गौर से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो फिर आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बातें होगी। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंस प्रेडेटर्स प्राइसिंग हर्ट्स नॉट ओनली द प्रे, मतलब प्रे जो जिसको वो पकड़ने जा रहा है, वो शिकार, यहाँ पे बात बता दी गई है। तो ये वर्ड सिर्फ यहीं पर यूज़ किया गया है, बाद में इसको शायद कहीं भी आप नहीं देखेंगे। तो वो प्रीडेटर प्राइसेस जो होती हैं वो नए आने वाले को भी हर्ट करती हैं, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है उससे भी कम कर दिया जाता है प्राइस को। तो जब बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा तो नए आने वाले को भी उसका नुकसान होगा, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपनी है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है वो अर्न नहीं कर सकेगी और वो अपनी प्राइस को कम चार्ज कर रही होगी। तो इस तरह से उसको खुद भी नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी जो स्टूडेंट्स सभी ज्वाइन हो चुके हैं, आप अपनी अटेंडेंस इसी जूम चैट में मार्क कर दीजिएगा। अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं है, प्लीज़ हमेशा की तरह से मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें फर्दर लिखा हुआ है, इट्स सक्सेस क्रिटिकली डिपेंड्स ऑन द प्रिजम्पशन दैट द प्रेडेटर इज हेल्दियर देन द प्रे। तो हम यहाँ पर एक एजम्पशन कर लेते हैं, प्रिजम्पशन कर लेते हैं, मतलब एजम्पशन होती है उससे भी पहले, जो हम देखते हैं उससे भी पहले प्री एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको प्रिजम्पशन कहा जाता है कि प्रेडेटर जो है वो हेल्दी है, मतलब वो एक जाइंट है, वो ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, और जो हमारे पास न्यू एंट्रेंट है जिसको यहाँ पे प्रे कहा जा रहा है, वो कंपैरेटिवली एक छोटा बिजनेसमैन है, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं रखता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अ फर्म एंगेजिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग मस्ट हैव डीपर पॉकेट्स, ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो जो अभी आपको बात बताई जा रही है, इसको फिर डीपर पॉकेट्स भी कहा जाता है, जिसकी ज़्यादा गहरी जेबें होंगी, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा मौजूद है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। और जो हमारे पास प्रे है या न्यू एंट्रेंट है, जो नया कॉम्पिटिटर दाखिल होने जा रहा है मार्केट में, वो कंपैरेटिवली छोटा है, वीकर है देन द प्रे इन ऑर्डर टू आउटलास्ट इट। ठीक है, आउटलास्ट का मतलब है कि उसको वहां से खत्म कर देना, निकाल देना, मतलब उसको वहां पर आने नहीं देना। ओके, जी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह की बात बताई गई है, अ नंबर ऑफ काउंटर स्ट्रेटजीज ऑन द पार्ट ऑफ द प्रे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो जो जितनी भी काउंटर स्ट्रेटजीज, अब देखें बहुत दफ़ा बिजनेस में ये नहीं होता कि जो एग्जिस्ट करता है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और जो नया एंटर हो रहा है वो एक छोटा सा बिजनेसमैन है और वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग मोनोपोलिस्टिक कंपनी फर्म मौजूद है वो बड़ी है, और जो न्यू एंट्रेंट है वो कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन उसके पास भी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करने आना चाह रहा होता है, तो उसकी भी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो उसी बारे में लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ काउंटर स्ट्रेटजीज ऑन द पार्ट ऑफ द प्रे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो जो प्रीडेटर है, मोनोपोलिस्टिक फर्म है, प्रीडेटर है, वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाता है, लेकिन हमारे पास जो काउंटर स्ट्रेटजीज होती हैं प्रे के पार्ट से, वो भी सिग्निफिकेंटली काम करती हैं, और वो कई दफ़ा
प्रॉफिटेबिलिटी को मज़ीद कम कर देती हैं। मतलब वो प्रेडेटर कहता है कि प्रे को नहीं आना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कंपनी कहती है कि कंपेटिटर को नहीं आना चाहिए, लेकिन कंपेटिटर भी अपनी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है, कुछ ना कुछ तो वो भी करेगा। तो जब वो करता है अपनी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता है, तो मोनोपोलिस्टिक एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रॉफिट का प्रोपोर्शन मजीद कम हो जाता है। ठीक है, तो इस दौड़ में, इस लड़ाई में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपको पता है, हम पहले गेम थ्योरी और बहुत सी और स्ट्रेटजीज को समझते रहे हैं पिछली क्लासेस में, और हमने उनको देखा कि किस तरह से उस पर हम काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये छोटे छोटे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इट इज़ अनलाइकली टू बी प्रॉफिटेबल वे ऑफ एलिमिनेटिंग अ राइवल। अब यहाँ पर प्रे को राइवल भी कहा जा रहा है, कंपैटिटर मतलब राइवल दैट इज सिमिलरली situated in terms of size, cost, financial resources and product appeal। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखते हैं। इट इज़ अनलाइकली टू बी प्रॉफिटेबल वे टू एलिमिनेट अ राइवल दैट इज सिमिलरली सिचुएटेड इन टर्म्स ऑफ साइज। मतलब वो हमारे पास उतना ही साइज का मौजूद है, या उसकी उतनी ही कॉस्ट उसकी आ रही है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसकी उतनी ही हैं, या प्रोडक्ट अपील जो प्रोडक्ट वो लेकर आ रहा है वो भी उसी तरह की है। फिर तो हमारे कंपटीशन, अगर हम मोनोपोली कंपनी है तो फिर तो हमारे कंपटीशन में वो आकर बैठ जाएगा, और हमें, हमारे लिए एक टफ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे एज ए मोनोपोली कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, के हम उस न्यू एंट्रेंट को आने ही ना दें, but it can be successful in driving a small competitor। लेकिन हमारे पास अगर एक स्मॉल कंपैटिटर है, तो उसके उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना कंपैरेटिवली हमारे पास आसान काम हो जाता है। लेकिन अगर वो एक जाइंट आ रहा है तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। विद एम्प्टी पॉकेट्स, उसके पास वो ऐसा है कि उसने देखा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, और वो अपनी सारी जमा पूंजी को लगाकर अपने बिजनेस में आ रहा है। इसे कहते हैं एम्प्टी पॉकेट्स। मतलब उसके पास मजीद कुछ बैकअप पे मौजूद नहीं है, या है तो इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सके। इन ड्राइविंग अ स्मॉल कंपेटिटर विद एम्प्टी पॉकेट्स आउट ऑफ द मार्केट, तो उसको मार्केट से ही बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। वाइल बिजनेसेस एंगेजिंग इन प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग आज हमने डेफिनेशन शुरू में पढ़ी ना, कि वो प्राइस जो मार्जिनल कॉस्ट से भी कम कर देता है एग्जिस्टिंग कंपनी, आर वुलनरेबल टू प्रोसिक्यूशन अंडर द शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट। तो ये एक शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग इज ऑफन डिफिकल्ट टू प्रूव इन कोर्ट। तो वो कहता है कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो गलत होती है, लेकिन फिर वो साथ साथ ये भी बात होती है कि इनको आमतौर पर कोर्ट में प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो प्राइस इतनी रखनी है, अब मुझे ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, या ये मेरी कॉस्ट कम आ रही है, इसलिए मैंने प्राइस कम कर दी। तो किसी को भी प्राइस सेट करने में कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना। लेकिन बहुत सी कंपनीज आपस में ये गेम्स प्ले करती रहती हैं, और जब वो गेम्स प्ले करती रहती हैं तो फिर ये सब बातें चलती रहती हैं। प्लस आपको दरमियान में एक बात बता दूं कि हम ये देखते हैं कि जैसे पहले पाकिस्तान में कार्स मैन्युफैक्चर होती थी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ यूज्ड भी नहीं आ सकती थी। वो फिर उनको आने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। कोई इंसान कहीं ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर गया हुआ है, तो वो जब वापस आ रहा है तो वो दिखा सकता है मैं कितने साल वहाँ रहा, फिर मैं एक कार अपनी जो थी वहाँ की इस्तेमाल की, उसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ। तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लमिस्टिक सारी बातें हुआ करती थी, आसान बातें नहीं होती थी। तो अगर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री जिसमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही हो, अगर वहाँ पर बाहर से भी चीज़ आना शुरू हो जाए तो उसकी अपनी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो इसलिए जितनी भी कंपनी कंट्रीज होती हैं वो ये देखती हैं कि कोई भी कंपनी ऐसी अ, नहीं होनी चाहिए है जो उनकी कंट्री में आए और वो प्रोडक्ट पहले से उनकी मैन्युफैक्चर भी हो रही हो, अदरवाइज तो उनकी इंडस्ट्री चलेगी ही नहीं। आपको बताऊं कि जैसे आप इंडिया में देखते हैं कि एक उनकी बड़ी पर्टिकुलर कार है, जो वो अक्सर हमें डिफरेंट प्लेस में या मूवीज़ में नज़र आती रहती है। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी होती हैं जो बाद में आना शुरू हो गई, जिन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान ज़्यादा टैक्स पे कर सकता है तो करे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। वो गाड़ियाँ बहुत महंगी कर दी गई हैं, और जो आम उनकी कंट्री की कार प्रोडक्शन है उसको भी वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से एक रूल है, ऐसे किया जाता है।
अब क्लास कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज होती हैं, वो आपको पता है एक चीज़ होती है कोल्ड वॉर, एक होती है वार्म वॉर। वार्म वॉर ये होती है कि बुलेट से, गन से, टैंक से, जहाज़ों से दूसरे मुल्क पे हमला कर देना, इसे कहते हैं वार्म वॉर। तो वार्म वॉर के दूसरे अगेंस्ट हमारे पास होती है कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर होती है जिसमें कभी इकोनॉमिकली दूसरे मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जाती है, कभी उनके अंदर साइबर अटैक्स कर दिए जाते हैं, कभी कुछ और कर दिए जाते हैं, पता ना चले, लेकिन एक दूसरे से जंग चलती रहती है, कभी सियासी तौर पर, कभी मतलब पॉलिटिकली, कभी कभी इकोनॉमिकली, कभी और डिफरेंट मीन्स होते हैं जिनके थ्रू ये काम करते रहते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सी कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को का बिजनेस खराब करने के लिए ये करती हैं कि एक कंपनी बनाती हैं और वो कहती हैं कि तुम एनिमी कंट्री में जाओ और वहाँ बताओ कि भाई तुम्हें तो बहुत ही कम एक्सपेंस हो रहा है और तुम सर्वाइव कर सकते हो और तुम्हें मार्केट में उस कंट्री में आने दिया जाए। तो जब वहाँ की कंट्री में तुम जाओगे और तुम बहुत कम प्राइस में वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करोगे, तो उस कंट्री की जो एक्चुअल इंडस्ट्री होगी वो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद में तुम अपनी प्राइस बढ़ा देना, काम कर लेना, या फिर तुम वहाँ से आ जाना, उनकी इंडस्ट्री भी खराब हो जाएगी। तो उसमें भी होता ही है कि जो भी कंट्रीज होती हैं, इस केस में, इस एग्जांपल में क्या था, एक कंपनी अपनी एनिमी कंपनी में जा रही है, उसकी तो एनिमी कंपनी है, तो वो जो कंट्री है, वो कंट्री किसी भी कंपनी को आने के वक्त बहुत ज़्यादा उनके फाइनेंशियल स्टडीज़ करती है, और फाइनेंशियल स्टडीज़ में ये देखते हैं कि जो कंपनी हमारी कंट्री में बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रही है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या हैं, वो कंपनी कितनी बड़ी है, वो कब से मार्केट में है, किस तरह से और कंट्रीज में अपनी जहाँ पे वो है अपनी कंट्री में किस तरह से मार्केट में कम्पीट करती है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है, खास तौर से देखा जाता है उसकी कॉस्ट कितनी आती है, और उसकी कॉस्ट के साथ साथ वो कितना प्रॉफिट कमा सकती है। अगर इनके एनालिसिस में ये पता चलता है कि उस कंपनी ने अपनी प्राइस यहाँ पर आने के लिए इतनी कम कर दी है कि जो उसको भी नुकसान में लेकर जा रही है टेम्परेरीली, और हमारी कंट्री में आकर भी इंडस्ट्री को खराब करेगी, तो उसको आने की परमिशन नहीं देते। ऐसा भी होता है, ये नहीं कि वो तुम आओ और हमारे पास सस्ती चीज़ें बेचना शुरू कर दो, तो उनको पूरा स्टडी करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि वो किसी को भी अगर अंदर आने देते हैं, अपनी कंट्री में काम करने के लिए परमिशन देते हैं, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस में देंगे, और वो क्या प्राइस सेट करेंगे, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको एक और एग्जांपल बताऊं सिर्फ समझाने के लिए, जो हमारे एग्जांपल्स है वो बुक में तो हम चलेंगे इसके साथ। बहुत सारे राइवल्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं, वो बहुत ही अनएथिकल वे में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने से रोकते हैं। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, आप जब इंटरसिटी बसेस को देखते हैं, जो बड़ी बड़ी बसेस हमें नज़र आती हैं, और वो ये फैसल मूवर्स या खान ट्रांसपोर्ट या पता नहीं और कई नाम हैं जो पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं। अब उसमें बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर वो बड़े जॉइंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, और मैंने सोचा यार कि मैं भी एक थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कर एक बस लेता हूँ और उसको मैं लेकर आ जाता हूँ। तो बसेस की भी एक अपनी ज़ाहिर है कि प्राइस होती है, तो वो लेकर मैं लेकर चला गया मार्केट में और रोड पे चलाना शुरू कर दी। अब वो आकर लड़ेंगे नहीं मुझसे, वो मुझे स्टडी करेंगे कि यार ये जो कम्पेटिटर आया ये है कौन। अच्छा, ये इसके पास इतने ही पैसे हैं कि इसने एक बस लेकर आया है मार्केट में, और ये इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि ये कोई खराबी हो जाए, इसकी बस खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको ये बियर कर सकेगा। तो वो रोड पे चलते हुए बहुत प्लानिंग के साथ अपनी किसी पुरानी बस से इस बस को गुजरते हुए या किसी भी जगह पर ऐसे स्क्रैच डाल देंगे जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए। इतने ज़बरदस्त स्क्रैच हो जाएंगे, या कभी बड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं जानबूझ के। अब इसमें इन बड़े जो बहुत बड़े मतलब जाइंट्स वगैरह होते हैं, तो वो इन चीज़ों को बहुत
हम जैसे मूवीज वगैरह में भी देखते हैं ना कि उनकी नज़र में लोगों की अहमियत, लोगों की ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस वो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो कई दफ़ा वही देखते हैं कि जैसे मैं इस एग्जाम्पल में बता रहा था कि मैं एक बस लेकर गया तो वो मेरी बस को किसी ना किसी तरह से तबाह कर देंगे एक्सीडेंट करके, ताकि मैं मार्केट से चला जाऊँ। और तो ऐसे बहुत से दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो उन जाइंट कंपनीज करवाती हैं डेलिबरेटली, ऐसी भी मार्केट में। तो ये ऐसे इनएथिकल वेज होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये तो यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन दरमियान में क्योंकि बात हो रही है इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी बातें भी शेयर कर दूँ कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे इनएथिकल काम भी हो रहे होते हैं। बहरहाल आप क्लास इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने अटेंडेंस यहाँ पर मार्क नहीं की है। कुछ ने कर दी है लेकिन कुछ ने अभी तक नहीं की है। क्लास में से बाय द वे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो सुनते नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं। मैंने आपको कहा कि आपको कंप्लीट नेम और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंटर होना है, तो कई स्टूडेंट्स एंटर नहीं हो रहे होते हैं। अब्दुल सत्तार हफीज़, आप कभी मुझे यहाँ पर जो भी आपने एंट्री के वक्त अपना नाम दिखाया, या आप तो आप यहाँ पर कंप्लीट नेम अटेंडेंस में क्यों नहीं लिख रहे? अब्दुल सत्तार हफीज़, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर अपना कंप्लीट, अगर /AF भी लिखा हुआ तो आपका कंप्लीट उसी तरह से होता है, उसको कंप्लीट कीजिए। इसी तरह मौला बख्श, क्या आप हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं? अगर हैं तो आप अपना नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर? आपने सिर्फ अपना आईडी लिख दिया। इसी तरह से आपने बाद में उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, मैंने देख लिया उसको। इसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक ही लाइन में लिखा करें, 2 लाइन्स में मत लिखा करें। लेकिन पता नहीं, हमें से बहुत से स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं बातों को। मोहम्मद इकबाल, आपसे भी कहा था कि आप कंप्लीट नेम लिखकर एंटर हुआ करें, आपने MOHD अभी भी लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको कहा था कि आपको यहाँ पर इतनी सारी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैंने आपको कहा था, जैसे आप, आपके नाम के ऊपर लिखा हुआ है अजहर अली और उनका आईडी लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक, छोटा सा काम, मुकम्मल काम। अजहर अली का जो नाम एंट्रेंस है वो भी बिल्कुल कंप्लीट है, और उन्होंने जो अटेंडेंस मार्क की है, वैसे तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अजहर अली का नाम नजर आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि उनका नाम बिल्कुल सही है, एक लाइन में लिखा हुआ है, काम खत्म। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे होते? आप ये इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं सुनते हैं? ठीक है, जब बाकी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आप और चंद और स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं। तो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा था कि इस तरह से बहुत सी बातें इनएथिकल होती हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि ये शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट जो है, हमने पिछली क्लास में भी एक आध एक्ट को इस तरह से देखा था, उसके नाम को समझा था कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत सी दफ़ा इनएथिकल होती हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा उनको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको मैंने अभी एक्सीडेंट की बात बताई है। अब दोनों कंपनीज, जो बड़ी कंपनी है वो कहती है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो हो सकते हैं रोड के ऊपर, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या था, बहुत सी दफ़ा वाकई हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा वो जानबूझ के भी कर रहे होते हैं ताकि छोटी कंपनी मार्केट से ख़त्म हो जाए और वो अपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को बरकरार रखें। ऐसे हर जगह पर होता है। आपको एक और बात एग्जाम्पल बताऊँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप अपनी पिछले दिनों देख रहे थे कि हमारे पास चिकन का रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इतना होता नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतनी गर्मी का मौसम भी है, मई जून गर्मियों के मौसम है, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह चिकन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, गोश्त का। अब इसमें अगर कोई छोटा पोल्ट्री फार्म ये चाहेगा कि, या कोई एक ऐसा पोल्ट्री फार्म ये चाहे कि भी मैं, मेरी कॉस्ट तो कम आ रही है तो मैं मार्केट में सस्ता गोश्त प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जो बड़े जाइंट होते हैं ये बहुत चालाकी से काम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम सस्ता गोश्त देना चाहते हो, दे दो, सारा हमें दे दो। वो छोटे फार्मर्स से सब का सब ले लेंगे। अगर वो ईमानदारी से काम करना भी चाह रहा है वो सब ले लेंगे, और वो फिर उसको अपने रेट पर ही सेल करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो जो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं उसको भी नहीं करने दे रहे होते हैं। इसी तरह से बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास जो घर में खाना पकाने की जो स्पाइसेस, मिर्चें वगैरह होती हैं, मसाला जात होते हैं, इसमें मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च, आप लाल मिर्च को देखिएगा कि लाल मिर्च का रेट कहाँ पहुँचा हुआ है, 1000 रुपये किलो के नज़दीक पहुँचा हुआ है। और ये वो मिर्च है जो आप घर में भी पौधा लगा सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये किलो।
अंदाजा करें कि जब आप लाल मिर्च को देखते हैं तो मार्केट में जाके देखें 1000 रुपए से भी ऊपर चली गई, कई जगह तो इसकी प्राइसेस उससे भी ऊपर चली गई, 1000 रुपए 1100 रुपए के नज़दीक। अब इतना महंगा क्यों है? तो होता ये है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनसे जो बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं वो उनसे छोटे कम रेट्स पर परचेज कर लेते हैं जितना भी होता है। वो कहते हैं हम इस रेट पे देना चाहते हैं, कहते हैं लाओ दे दो दे दो, लेते रहते हैं, उसको फिर होर्डिंग कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और फिर अपने रेट पे सेल करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों में ऐसा चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर कुछ उन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टडी करना होता है। तो जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स रियल लाइफ की बताई हैं, उनका बताने का मतलब सिर्फ ये था कि रियल लाइफ में जब हम रियलिटीज़ को देखते हैं और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। अगर सिंपल सी बातें हों कि ये ऐसे कर लो तो वैसे कर लो, फिर तो हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बना ले और सब काम बहुत स्मूथली चलते चले जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिस्ट्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स हर जगह पे बैठे हुए होते हैं और वो देखते रहते हैं कि किस तरह से हमें कौन सी स्ट्रेटजीज देखनी है। कई दफ़ा लीगल वे में भी बात हो रही होती है, कर रहे होते हैं वो लोग, और बहुत सी दफ़ा इलीगल वे में भी काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इस वक्त इलीगल वे को तो स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत आगे चलते हैं। Many economists and judges believe that a number of practices that might be deemed predatory under legal definitions are in fact legitimate business practices. तो बहुत सी दफ़ा हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिस्ट्स, बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट्स और जजेस बहुत से इन चीज़ों को, जो आपको मैं सारी बातें बताते चला जा रहा हूँ, कि वो देखते हैं कि ये प्रीडेटरी हैं, लेकिन वो लीगली डेफिनेशंस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं या वो लेजिटिमेट हो जाती हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों को पकड़ना, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस के जो रिसर्चर्स हों, जो इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, जो वॉचर्स हैं, जो वॉच करते हैं इन सब चीज़ों को, एनालिस्ट्स हों, जो एनालाइज़ करते हैं इन चीज़ों को, उनकी खुद नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए है, अपडेटेड डेटा मार्केट का, और जितनी भी कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट्स होती हैं और इन तमाम जगहों का डेटा बहुत परफेक्टली मौजूद होना चाहिए और उनके पास एनालिटिकल टूल्स भी होने चाहिए। इसीलिए क्लास आपको बताऊँ कि आजकल रिसर्च की इम्पोर्टेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसीलिए आप लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको भी सीनियर सेमेस्टर्स में जाकर रिसर्च के टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आप थीसिस लिखें और रिसर्च की तरफ जाइए, ताकि लोगों को पता चले कि रिसर्च किस तरह से की जा सकती है। यूजुअली तो स्टूडेंट्स मार्क्स लेने के लिए बस काम कर लेते हैं, दाएँ-बाएँ से चीज़ों को कलेक्ट किया और उठा के सबमिट कर दिया। तो उनको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बाद में जाकर कुछ वो बहुत अच्छे लेवल्स पे जाकर इन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आप अगर अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझकर पार्ट प्ले करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे, तो आप आइंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करियर की तरफ जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो क्लास हम आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, इन एडिशन फर्म्स अटेम्प्टिंग टू परपेट्रेट अ मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट ऑफन फाइंड इट एडवांटेजियस टू सेल द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस। तो बहुत सी दफ़ा जो मार्केट में आते हैं लोग, तो मार्केट में आकर वो मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। परपेट्रेट अ मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट, वो एक नई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। ऑफन फाइंड इट एडवांटेजेस टू सेल द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस। तो वो समझते हैं कि उनको एडवांटेज मिल रहा है, और बहुत दफ़ा एडवांटेज मिलता भी है। एक नई प्रोडक्ट जो लोगों को पहले से पता नहीं है, उनको पहले एजुकेट करना कि ये नई प्रोडक्ट क्या चीज़ है, और फिर उसकी अवेयरनेस दिलाना, और फिर उसको कम प्राइस पे मार्केट में सेल करना, और इवन गिव इट अवे फॉर फ्री इनिशियली, और वो बहुत दफ़ा उसको फ्री में देते हैं ताकि लोग उसको टेस्ट करें, चेक करें। राइजिंग द प्राइस वंस कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स वैल्यू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस को बढ़ा देते हैं जब लोगों का उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस उनकी प्रोडक्ट की समझ में आ जाती है, तो फिर अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। अब बस वैसे एक बात बताऊँ, छोटी सी बात, कि आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सी दफ़ा नई कंपनीज मार्केट में कुछ मायोनीज़ या केचअप या कुछ और तरह की चीज़ें मार्केट में लेकर आते हैं, तो वो डिफरेंट सुपरमार्केट्स में या डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में अपना एक कियोस्क, मतलब एक छोटा सा काउंटर लगा के खड़े हो जाते हैं, और वो फ्री एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। कभी कॉफ़ी होती है, कभी टी भी होती है,
वो लोगों को टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्री में भी देते हैं। कभी कभी छोटे छोटे पैकेट्स भी फ्री में देते हैं, कभी स्कूल कॉलेजेस और बहुत सी और जगहों पर भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इन चीज़ों की, ताकि लोग फ्री में लें तो फिर वो उनको इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत दफ़ा एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अपनी प्रमोशन के लिए ऐसा बहुत सा काम करती हैं। आपको बताऊं कि कई साल पहले की बात है, और ये अभी भी बहुत सी दफ़ा डिफरेंट जगह पर होता रहता है कि एक सेल कंपनी ने अपनी इंटरनेट सिम्स, अब आप सोचेंगे इंटरनेट सिम्स क्या है, आपकी जो कॉल सिम्स होती हैं जिससे आप कॉल भी करते हैं और एसएमएस भी करते हैं और इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। एक इंटरनेट सिम होती है जिसमें सिर्फ इंटरनेट ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे इंटरनेट सिम कहा जाता है। तो उन्होंने फ्री इस सिम्स किसी एक यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दी। डेफिनेटली उनके CNICs फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की और उन्होंने उनको देना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने दिया होगा, सोचें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो रख लिया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक फ्री सिम को बाद में पैकेजेस लगाकर उसको इस्तेमाल भी किया होगा। तो बहुत सी दफ़ा बहुत लो रेट्स या फ्री में भी बहुत सी चीज़ें दी जा रही होती हैं। वो चाहते हैं कि कस्टमर्स बन जाएं और बाद में तो उनसे अर्न कर ही लें। शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक और एग्जांपल सेल कंपनीज की, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है सेल कंपनीज का। और जब ये वारिद और टेलीनॉर मार्केट में जोंग से भी पहले एंटर हुए थे, तो उस वक्त मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। दो कंपनीज पहले से मौजूद थी, यूफोन और मोबिलिंक, और टेलीनॉर और वारिद तीसरी और चौथी कंपनी के तौर पर मार्केट में एंटर हुए। तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो टेलीनॉर ने भी प्राइसेस कम की, एक्सिस्टिंग कंपनीज यूफोन और मोबिलिंक ने भी अपनी प्राइसेस को कुछ कम किया और नए नए पैकेजेस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। वारिद ने कहा कि मैं फ्री में बहुत सी चीज़ें देना शुरू कर देता हूँ, तो उन्होंने अपने सिम्स को फ्री करना शुरू कर दिया। तो ये फ्री का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ पहली दफ़ा। उन्होंने शुरू किया, उन्होंने सोचा कि जब मार्केट में जब चीज़ें जाएंगी तो वो वहाँ से अर्निंग खुद ही शुरू हो जाएगी बात। तो इस तरह से वो बड़े सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन फिर वही बात कि जब वो मार्केट में सक्सेसफुल रहे तो उन्होंने देखा कि हम जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने लाइसेंस पर और बहुत सी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसके रेस्पेक्ट हमें क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा, तो ऐसा करो कि अपनी कंपनी को अपने कस्टमर से सेल करो और चले जाओ। तो फिर उन्होंने अपनी कंपनी को सेल कर दिया। तो जैसे आपने देखा कि वारिद के तमाम नंबर्स अब मोबिलिंक कंपनी में ही इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी बातें और भी चलती रहती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से बिजनेस वैल्यू बढ़ रही होती है। तो हमारे पास क्लास बस ये आखिर के 3-4 मिनट रह गए हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये फर्स्ट सेशन खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिटेल्स आ रही हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है 13.2। ये अब हमारे पास टाइम क्योंकि कम रह गया है, तो जितना भी इसको हम पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको फिर हम अटेम्प्ट करेंगे आज के सेकंड सेशन में। यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है ये। और क्योंकि इसमें कुछ आप न्यूमेरिक फिगर्स भी देख रहे हैं, तो जब तक आप इस पूरी सिनेरियो को समझेंगे नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। और इस तरह की एग्जांपल्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बेकर एंटरप्राइजेस ऑपरेट्स अ मिड साइज्ड कंपनी that specializes in the production of a fairly unique type of memory chip. If Baker's were a monopolist, it could earn $10 million per year for an indefinite period of time by charging the monopoly price of $115 per chip. ठीक है, 10 मिलियन अनडिफिनाइट इंडेफिनेट टाइम के लिए वो अर्न करता रहेगा एनुअली, और उसकी चिप का की कॉस्ट है $115 पर चिप। While Baker could have thwarted the entry of potential rivals, तो उसको एक थ्रेट नजर आया, एक पोटेंशियल राइवल्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल की बात हो रही है। तो उसने देखा कि एक थ्रेट आ रहा है, कुछ राइवल्स, पोटेंशियल राइवल्स सोच रहे हैं आने के लिए। देखिए, पोटेंशियल राइवल्स अभी आए नहीं है लेकिन सोच रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेसमैन है दे शुड हैव अ वेरी विजिलेंट, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज क्या सोच रही हैं, क्या प्लान कर रही हैं। तो उनकी सोर्सेज रिसोर्सेज ऐसी होनी चाहिए कि उनको पहले से मालूम होता रहे कि कौन लोग आने का सोच